गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ये लेक्चर फंक्शन का ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें जो है फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जैसे फंक्शन, व्हाट इज़ फंक्शन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द फंक्शंस और बहुत सारे जैसे कांस्टेंट फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन है, जितने भी टाइप के फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन है, ये जितने भी फंक्शन है पहले तो आज जो वीडियो बनेगा उसमें जितना भी फंक्शन एक तो डिफाइन करेंगे और फिर फंक्शन को डिटेल में समझाएंगे, डायग्राम के द्वारा भी समझाएंगे और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें उसको डिटेल में बताएंगे और इसके बाद वन बाय वन करके जितने भी फंक्शन है उनको हम डिफाइन करेंगे। फिर इसमें वन टू वन, ऑन टू, मैनी वन, इनटू जो टाइप के फंक्शंस होते हैं उनको भी हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे और समझेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक ही वीडियो में होगा, ये 20 या 25 वीडियो तक बनेगा इसमें, है ना। तो और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कभी वीडियो आप देखें तो उसमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उससे आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो है देखते हैं इसमें, हाँ, तो ये चीज़ जो है अब आप थोड़ा फंक्शन के विषय में थोड़ा डिफाइन करेंगे। ठीक है, फंक्शन के विषय में थोड़ा डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि थोड़ी डेफिनेशन क्लियर करेंगे। फंक्शन जो डेफिनेशन, फंक्शन जो होता है, क्या है फंक्शन और इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले इसको डिटेल में हम समझ लें, क्योंकि अगर हमें थ्योरी क्लियर हो जाएगी तभी सवाल फटाफट आएंगे। तो यहां पर जो डेफिनेशन दी है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, इसका मतलब क्या हुआ इतने का कि दो सेट जब भी हो तो कम से कम उसमें वन एलिमेंट तो होना चाहिए, एम्प्टी सेट तो नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होना चाहिए, मेंबर तो होना चाहिए। तो ये तो जरूरी है, इस लाइन से क्लियर हो जाता है। फिर देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी दो सेट जो दिए हुए हैं, एफ फंक्शन जो है ए सेट से बी सेट में क्या होता है, वो एक रूल होता है, एक नियम होता है, एक तरीका होता है, जिसकी वजह से जिस तरीके से या जिस मेथड से या जिस रूल से ए के जितने मेंबर हैं वो बी वाले सेट के जितने मेंबर हैं उनसे संबंधित हो जाते हैं। तो ऐसे जो रूल होते हैं वो हमें क्वेश्चन में दिए रहते हैं और फिर उसको हम फंक्शन कब कहते हैं, क्योंकि देखो दो सेट के बीच में रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिलेशन फंक्शन बनता है तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए, अगर दो सेट में रिलेशन तो आपने पढ़ा भी है, लेकिन दो सेट में जब वो फंक्शन बन जाता है, कोई भी रिलेशन फंक्शन बनता है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। तो वो कंडीशन हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए इधर, अगर हमने कोई सेट मान लिया, हमने वेन डायग्राम से हम देखेंगे थोड़ा सरल लगेगा। ये कोई हमने सेट मान लिया, ए सेट, ये सेट ए है और ये सेट हमने मान लिया बी सेट। अभी थोड़े से मेंबर लेकर के हम इसको डिटेल में समझाएंगे, इसके बाद फिर आपको बड़े बड़े फंक्शन भी लेंगे। देखिए, ए और बी दो फंक्शन, हमें पास दो सेट हैं। अब हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, जैसे इसमें मान लिया हमने, इसमें मान लिया 1 2 3, इसमें मान लिया ए बी सी डी, ये हमने तीन मेंबर्स मान लिए। अब हमारे पास ये देखना है हमें कि
ए सेट के जितने मेंबर हैं बी के सेट के मेंबर से अगर हम रिलेशन बनाएं तो बहुत सारे बनेंगे। 1 का ए बी सी डी में से किसी से भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, या 1 का ही ले सकते हैं, 2 का ना लें तो भी चलेगा। यानी रिलेशन तो हम कोई भी बना सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन फंक्शन किसको कहते हैं ये हमें सीखना है। तो फंक्शन की पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन लिखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। पहले ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये लाइन जो है ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मींस पहला जो सेट होगा उसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। नो एनी एलिमेंट ऑफ सेट मस्ट बी लेफ्ट, लीव, अदरवाइज इट वुड बी नॉट अ फंक्शन। पहली कंडीशन क्या है कि ए के जितने भी मेंबर हैं कोई भी नहीं छूटने चाहिए। यानी अगर इसमें अभी तो इस सेट में हमने 1 2 3 लिया है, लेकिन कोई भी सेट हो सकता है जिसमें 10 मेंबर्स हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, या फिर पूरा सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो उसके कोई भी मेंबर पहले वाले सेट के नहीं छूटने चाहिए। और फिर क्या कहता है? एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट्स इन सेट बी। इसकी जगह में ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, ये जो है उसकी जगह हम ये लाइन लें, यानी सेकंड वाले छोड़ करके इसको समझें। फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, टू यूनिक एलिमेंट। यहां पर यूनिक लिख सकते हैं हम, यहां पर यूनिक नहीं लिखा है, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी यहां पर आएगा यूनिक, है ना। यूनिक का मतलब होता है कि ए वाले के जो भी मेंबर होंगे वो बी वाले के केवल एक से रिलेटेड होंगे, एक मेंबर से ही रिलेटेड होंगे। एक मेंबर सेट ए का कभी 2 मेंबर से रिलेटेड नहीं होगा। अब आप देखिए, जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए हमने ये लिया, हमने 1 का रिलेशन ए से, बी का रिलेशन 2 से, और 2 का रिलेशन 3 से भी है, 3 का 4 से भी है, ठीक है। अब ये अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में इसको लिखें, जरा देखिए, ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम इसको लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे 1 ए और 2 बी, और क्या लिखेंगे 2 सी, ये लिखेंगे, फिर 3 डी ये लिखेंगे। अब आप देखिए ये जो 2 है, ध्यान दीजिए, ये जो 2 है, ये 2, ये वाला 2 है और ये वाला 2 है। देखिए ये वाला जो 2 है ये बी से भी रिलेटेड हो गया और सी से भी रिलेटेड हो गया, यानी ए का एक मेंबर 2 से रिलेटेड हो गया। जबकि डेफिनेशन क्या कहती है कि ए का एक मेंबर, ओनली ईच मेंबर मीन्स प्रत्येक मेंबर, प्रत्येक सदस्य एक से रिलेटेड होना चाहिए। यानी 2 जो है बी और सी दोनों से रिलेटेड हो गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। यानी ए से बी में जो फंक्शन होता है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ये फंक्शन नहीं है। क्या इसमें गलती है कि ए का जो मेंबर 2 है वो बी के 2 मेंबर से रिलेटेड हो गया, तो यूनिकनेस नहीं है इसके अंदर, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ये फंक्शन नहीं है। अगर कभी ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हो, अगर आपको चेक करना कि ये फंक्शन है नहीं, तो कभी भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हो तो किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर या 3 ऑर्डर्ड पेयर, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर फर्स्ट मेंबर इक्वल आ रहे हैं तो वो सेट, वो फंक्शन नहीं होगा कभी भी। यानी फर्स्ट मेंबर जैसे ये है, ये है, ये अगर मेंबर अलग अलग नहीं है, एक जैसे हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसको रिलेशन हम कह सकते हैं लेकिन फंक्शन नहीं कहेंगे। तो एक तो ये कंडीशन हो गई, ये गलत हो गई, दिस इज नॉट फंक्शन। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हम देखिए, हम इसको फर्स्ट लिख देते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। देखिए ये पूरी बात मैं समझाना चाहता हूं ताकि फंक्शन डिफाइन हो जाए, क्लियर, ठीक है। अब आप देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये कोई सेट हमने लिया,
और ये सेट लिया हमने। अब यहाँ पर हमने ए ले लिया और यहाँ पर सेट बी ले लिया, अपनी तरफ से हमने मान लिया। अब इसमें मेंबर हमने ले लिया 1 2 3 और इसका जो मेंबर है हमने ले लिया ए बी सी डी ले लिया। अब हमने क्या किया, 1 का रिलेशन ए से कर दिया, 2 का रिलेशन बी से कर दिया और बस इतना हमने लिख दिया। अब आप देखो इसमें क्या गलती है, ये फंक्शन क्यों नहीं है, ये फंक्शन क्यों नहीं है। ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ए का हमें डेफिनेशन क्या कहा गया था कि पहले सेट का जो मेंबर है, ईच मेंबर ऑफ सेट ए मस्ट रिलेटेड टू सेट यूनिक मेंबर ऑफ सेट बी। तो देखो यहां पर ईच एंड एवरी मेंबर यूज नहीं हुआ है, यानी ये देखिए ये 3 मेंबर है इसके, तो सभी यूज हो जाने चाहिए था, 3 नहीं यूज हुआ है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये भी हमने देख लिया कि इसमें छूट लेना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन में हम देखते हैं, एक एक कंडीशन क्लियर करेंगे तभी समझ में आएगा। आप लोग सभी इंटेलिजेंट भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको कम समझ में आया होगा, तो इसलिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अभी 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं और ये देखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये सेट है ए और ये सेट है बी। इसका मेंबर हमने लिया 1 2 3, इसका लिया ए बी सी डी, इसका ले लिया हमने डी है। अब हमने क्या किया कि 1 का रिलेशन ए से कर दिया, 2 का रिलेशन बी से कर दिया, 3 का रिलेशन सी से कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए पहली कंडीशन क्या थी, यहां पर क्या लिखा था, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, ऑल, या इसमें डेफिनेशन में है ईच मेंबर ऑफ सेट ए। तो देखो ईच मेंबर इसमें है, सब ईच मेंबर इसका यूज हो गया है, इसका ईच मेंबर यूज हो गया, देखिए इसका सभी मेंबर यूज हो गए, तो डेफिनेशन की एक कंडीशन तो क्लियर हो गई। अब इसके जितने भी मेंबर हैं, एक ही एक मेंबर से बी वाले जितने भी मेंबर होते हैं उनके एक एक मेंबर से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये देखो एक एक मेंबर से रिलेटेड। अब यहां पर डी छूट गया है, अगर डी छूट गया तो बी में छूट सकता है, बी में मेंबर छूट सकते हैं लेकिन ए में नहीं छूटने चाहिए। तो ये फंक्शन जो है, ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं था, है ना, लेकिन ये फंक्शन है, यस ये करेक्ट है, ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन क्या थी, है कि जितने मेंबर हैं सभी यूज हो जाने चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, ए यानी पहले सेट के जितने भी मेंबर हैं, ईच मेंबर मीन्स प्रत्येक मेंबर, प्रत्येक सदस्य बी के एक ही मेंबर से रिलेटेड होंगे, एक का एक से रिलेशन, तब ये फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं चौथी कंडीशन, थोड़ा सा चौथी कंडीशन भी देखते हैं यहां एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप देखिए चौथी कंडीशन के लिए हम एक दूसरा कलर लेते हैं। अब आप देखो ये एक सेट हमने लिया, सिंपल सा, बिल्कुल फंक्शन क्लियर हो जाना चाहिए, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, चाहे एक चीज़ समझाने के लिए हमें 1 घंटा लगे, लेकिन उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा पूरा, लेकिन आपको आना चाहिए समझ में। और आप लोग एक काम किया करें कि जब वीडियो आप देखते हैं कभी, तो अगर कोई कमी हो जाती है, कोई मिस्टेक होती है, कोई सिली मिस्टेक्स होती है, या कोई आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, या कुछ हमें आप लोग को लगता है ये कमी है, तो आप हमें उसको कमेंट में लिखें और हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि कमियां हम क्लियर करेंगे तभी जब आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब आप देखिए पहला सेट है अपने पास, इसका मेंबर है 1 2 3, ए बी सी डी। अब आप देखिए 1 का रिलेशन ए से, देखो पहले बी में एक फंक्शन है, देखिए 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन बी से,
3 का रिलेशन भी B से है। क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है, क्योंकि ए के जितने मेंबर हैं, एक तो सभी यूज हो गए, सभी काम में आ गए, और डेफिनेशन में क्या कहता है कि ईच मेंबर ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो देखो 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 1 का 2 से नहीं होना चाहिए। तो देखो 1 का 2 से नहीं होना चाहिए, देखो ये 1 का 2 से था, ये देखो इसमें, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं था। लेकिन 2 का 1 से हो सकता है, 2 और 3 का B से है, तो ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फंक्शन है। यस, इसको हम लिख सकते हैं यस इट इज फंक्शन। ये आपको करेक्ट है, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए एक चीज हम देखते हैं, जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया n टू n में ले लिया, ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। n का मतलब एक सेट है। अब हमने देखो a और b तो लिया था छोटे छोटे मेंबर, इसमें इनफाइनाइट मेंबर है, और हम ये देखते हैं क्या ये 1 to 1 होगा कि नहीं। चलो अभी छोटा और भी एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल, इसको साफ कर देते हैं अभी। अभी आगे भी देखते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा। अब आप देखिए यहां पर, ये जो है जी सर, अब आप देखिए ये जो फंक्शन है, इसको आगे वाला देख लेते हैं। अब आप इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये 3 चीज आप सीखेंगे इसमें, ठीक है, 3 चीज अब आप सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब आप देखो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि डोमेन और रेंज निकालने के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इसमें डोमेन और रेंज निकालना। तो इसके लिए पूरा हम डिटेल में समझेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। सबसे पहले हमने यहां पर ले लिया, कोई सेट ले लिया, मान लीजिए कोई सेट ले लिया, देखिए ये कोई सेट ले लिया हमने वेन डायग्राम में। अरे इसको थोड़ा बढ़िया बनना चाहिए थोड़ा। देखिए ए कोई सेट हमने लिया, इसमें हमने मेंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिया। बी में हमने मेंबर ले लिए ए बी सी डी ई ऐसे ले लिया। अब ये सेट हमने ए मान लिया और ये सेट बी मान लिया, और इसका फंक्शन ए से बी में ऐसे लिखेंगे। इसको हम लिखते कैसे हैं, देखिए एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ए वाले मेंबर हमने इसमें लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और यहां पर लिखेंगे ए बी सी डी ई ऐसे लिख दिया। अब हमने इसमें रिलेशन बनाया, कैसे रिलेशन बनाएंगे जरा देखिए। मान लीजिए हमने 1 का रिलेशन ए से है, सी से है, और 2 का रिलेशन डी से है, 3 का रिलेशन और 3 का रिलेशन भी सी से है, 4 का रिलेशन भी डी से है, और 5 का रिलेशन भी डी से है, 6 का रिलेशन भी सी से है। ये
देखिए 1 2 3 4 5 6 सब का रिलेशन हमने बनाया, लेकिन हमने क्या देखा कि एक से अधिक मेंबर जो है ए से बी में रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए कैसे 1 2 यानी 1 और 3 ये वाला मेंबर, थोड़ा सा डिनोट करते हैं अलग से। देखिए ये वाला मेंबर और 3 मेंबर, ये वाला मेंबर सी से रिलेटेड है। 2 और 4 यानी ये वाला मेंबर 2 और 4 किससे रिलेटेड है? डी से रिलेटेड है। 6 भी सी से रिलेटेड है, 5 भी डी से रिलेटेड है, यानी कि सी से तो 2 ही हैं, लेकिन डी से 2 4 2 है और 4 है और 5 है। 3 मेंबर इससे हैं, 3 मेंबर उससे हैं। ठीक है, ये फंक्शन है, पहली बात तो इसमें डाउट नहीं करना चाहिए, फंक्शन है, क्योंकि ये एक से अधिक मेंबर एक से रिलेटेड हो तो चलेगा, लेकिन एक मेंबर 2 से रिलेटेड ना हो, तो ये तो फंक्शन है पहली बात तो। अब हम इसमें क्या चेक करना चाहते हैं? हम चाहते हैं इसमें डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। तो देखिए इसमें ए के जितने मेंबर होते हैं, ध्यान दीजिए, ए के जितने भी मेंबर होते हैं, पूरा पहला वाला सेट जो होगा, पहले जो भी सेट हम लेंगे, जैसे एफ ए टू बी दिया, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एफ अगर कोई फंक्शन दिया ए से बी में, तो पहला वाला जो सेट है, ये पहला वाला सेट, ये क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। DOMAIN, ये डोमेन कहलाएगा। पूरा सेट, पूरे मेंबर जितने हैं सब मिला करके ये डोमेन कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? ये पूरा सेट क्या हो गया? डोमेन हो गया। अब हम देखते हैं कोडोमेन। ध्यान दीजिए, ये डोमेन का क्लियर। अब कोडोमेन में भी कोई दिक्कत नहीं। जो सेकंड वाला सेट है, ये जो सेकंड वाला सेट है, ये वाला, ये कोडोमेन है, पूरा सेट, इसमें कोई छूटना नहीं है। यानी पहला सेट तो डोमेन हो गया और दूसरा सेट कोडोमेन हो गया। ठीक है, ये डोमेन पूरा सेट हो गया और ये पूरा सेट कोडोमेन हो गया। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें ऑर्डर भी है। अगर पहले ए लिखा है तो यानी ए के जितने मेंबर होंगे वो डोमेन होंगे, लेकिन अगर कभी ऐसे लिखा हो एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए लिखा है अगर, तो ये तो आप फिर ये वाला डोमेन लेंगे हम। देखिए ये वाला, इसको डोमेन मान लेंगे, ये डोमेन है और ये कोडोमेन होगा। यानी पहला जो सेट होगा वही, उसके जितने मेंबर होंगे सब डोमेन कहलाएंगे, और जो दूसरा वाला सेट होगा उसके जितने मेंबर होंगे वो कोडोमेन कहलाएंगे। अभी हम रेंज की बात नहीं कर रहे, अभी डोमेन कोडोमेन। अब आप बिल्कुल सिंपल सी एक बात है कि पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन। पहले सेट इंपॉर्टेंट, पहला जो ऑर्डर है इसमें, पहला जो सेट होगा हमेशा पहले जो भी लिखा होगा उसके जितने मेंबर होंगे सब डोमेन कहलाएंगे, और जो दूसरा सेट होगा वो उसके जितने मेंबर होंगे वो सब कोडोमेन कहलाएंगे। अब रेंज क्या होता है? तो रेंज क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए यहां पर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं। रेंज, ऑल मेंबर्स ऑफ सेट B which are related to set A are is called range। ध्यान दीजिए, रेंज पहली बात तो दूसरे सेट में होता है। अब देखिए ए वाले सेट के मेंबर, देखिए ये है पूरे, ये पूरा मेंबर, ये ए के सेट के पूरे मेंबर हमने देखे हैं, ये क्या है? डोमेन है। ये पूरा मेंबर बी का, देखो बी का पूरा मेंबर, ये यहां से ये पूरा मेंबर, ये क्या है? ये कोडोमेन है।
लेकिन ऐसे सी और डी ध्यान दीजिए, सी और डी ये ध्यान देना, ये वाला बी के जो सेट है वो मेंबर देखिए, ए और बी के मेंबर और ई, ए बी ई ये वाला मेंबर, ये वाला मेंबर और ई ये वाला मेंबर, ये तीन मेंबर बी वाले जो हैं ए के किसी मेंबर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन केवल कौन कौन से मेंबर रिलेटेड हैं, सी और डी। देखिए ये सी और ये डी। अब जो मेंबर बी वाले, जो मेंबर ए वाले मेंबर से रिलेटेड होंगे उनको हम रेंज कहेंगे। तो ये रेंज हो गया, ये जो सर्कल दिख रहा है ये अंदर ये रेंज कहलाएगा, ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज कहलाएगा, यानी सी और डी रेंज है। इसका मतलब हम यूं लिख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो डोमेन हमने लिखा तो क्या लिख सकते हैं, डोमेन पूरा इसको देख के भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कोडोमेन क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। और रेंज क्या होगा, देखिए रेंज अब बी के वो सभी मेंबर जो ए वाले मेंबर से रिलेटेड है, केवल वो बी के वही मेंबर जो रिलेटेड होंगे, और जो फ्री होंगे वो नहीं होंगे, उनको हम काउंट नहीं करेंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो रेंज हमारे पास क्या है, रेंज हमारे पास है सी और डी। ये अपना समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा। अभी एग्जांपल लेके भी समझाएंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। यानी अब आप शॉर्ट में समझें कि किसी भी फंक्शन में पहले तो डिफाइन होना चाहिए कि वो फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन है तो ही हम इसको समझते हैं। तो फंक्शन अगर है तो पहला सेट डोमेन कहलाएगा, दूसरा वाला सेट कोडोमेन कहलाएगा, और दूसरे वाले सेट के जितने मेंबर पहले वाले सेट के मेंबर से रिलेटेड होंगे वही रेंज कहलाएंगे। यानी रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ध्यान दीजिए यहां पर रेंज, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब इसमें एक चीज और भी है कि ये जो लिखा है इतना, ये इतना जो लिखा वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इतना जो लिखा है, रेंज हमेशा या तो कोडोमेन के बराबर होगा। देखो कोडोमेन, देखो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है, देखो मैं आगे देखता हूं जगह होती, हाँ हाँ, थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूं तब चालू करता हूं आगे। देखिए रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। लेकिन कभी कभी अगर रेंज बराबर कोडोमेन हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी के कोई भी मेंबर नहीं छूटे, ये सभी मेंबर रिलेटेड होगा, ठीक है, और इससे हमें बहुत सारा फायदा भी होगा। लेकिन कभी कभी रेंज जो है कोडोमेन से कम होते हैं, तो यानी ये ऐसे भी हो सकता है, रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। ध्यान रखिए कोडोमेन, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आर के जितने मेंबर हैं वो कोडोमेन के मेंबर से एक या दो कम हैं, एक तो कम से कम एक तो कम होगा, तभी तो प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन अगर बराबर हो गए तो रेंज और कॉमन डोमेन कोडोमेन इक्वल हो गए। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में हम इसको देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें इसको याद रखना चाहिए और ये बहुत सारे चीज प्रूव करने में काम देगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज है कि कभी कभी क्या होता है, फंक्शन जो है सेट के रूप में नहीं दिया होता, फंक्शन जो है सेट के रूप में नहीं दिया होता है, वो दिया होता है डायग्राम के रूप में। यानी डायग्राम बोलें या फिगर बोलें, उस रूप में कभी दिया होता है। तो कोई अगर पूछता है कि ये जो डायग्राम है, क्या ये डायग्राम जो बना है क्या ये फंक्शन है, क्योंकि डायग्राम जब भी बनेगा
तो किसी प्लेन पे बनेगा तो प्लेन में एक्स एक्सिस तो डोमेन होगा और वाई एक्सिस रेंज होगा। तो यानी अगर कोई डायग्राम बना हुआ है तो हम सीधे पता लगा सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गिवन अ डायग्राम इन अ प्लेन and you have to check that this function is this diagram represents a function or not, then there is a simple rule। अब ये रूल हम सीखेंगे, डायग्राम को देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, फिर हम थोड़ा ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अब यहां पर हमने लाइन लेते हैं सीधी, तो कोई सीधी लाइन ले ली ऐसे, ये हमने, और एक लाइन हमने ऐसे ऊपर से ले ली। ठीक है, अब हम देखते हैं और एक और भी बना लेते हैं, और भी बना लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ सीखनी है तो उसको ढंग से सीखते हैं। 2-3 डायग्राम बनाएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। एक डायग्राम इधर भी बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, और नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमने 4 डायग्राम बना लिए। अब आप देखिए, ये जो 4 डायग्राम बने हुए हैं इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, एक्स डैश एक्स, इसको बोलेंगे वाई डैश वाई। हम इसको चाहें तो छोटा कर सकते हैं थोड़ा, और ये ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ठीक है, इसको हम ध्यान देते हैं, ये ओरिजिन हो गया। इधर भी एक्स डैश एक्स, एक्स एक्सिस हो गया, वाई डैश वाई, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। इधर भी हम देखते हैं एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई, और ये ओरिजिन हो गया। इसी तरह से भी हो जाएगा एक्स डैश एक्स और वाई डैश वाई, और ओरिजिन अपना वो हो गया। ठीक है, इसमें एरो भी लगता है, लेकिन एरो बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप ऐसे देख सकते हैं। ये समझ लो, ये जो है प्लेन जो है, ये जो है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई एक्सिस जो है वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों मिलकर के पूरे स्पेस को, पूरे प्लेन को 4 टुकड़े में बांट देते हैं, और वो प्लेन कैसा होता है, इनफाइनाइट प्लेन होता है, इसलिए उसमें एरो लगाना जरूरी होता है। लेकिन सुविधा नहीं होगी इसलिए हमने इसमें एरो नहीं लगाया। आप समझ सकते हैं इसमें एरो लगा हुआ है, यानी यहां पर एरो, अब इतना टाइम नहीं लेंगे, ऐसे एरो लगाना। ठीक है, अब यहां पर ये डेफिनेशन क्या लिखी है, वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शन और रिलेशन। तो रिलेशन बात ही छोड़ देते हैं हम तो क्या देखते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शन, यानी फंक्शन अगर है या नहीं है ये चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट एक होता है, वो हम देखते हैं। क्या नियम है वो, अ कर्व इन अ प्लेन। पहली बात तो जो कर्व है वो एक प्लेन में होना चाहिए, 3D में नहीं होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए, स्पेस में नहीं होना चाहिए। अ कर्व इन अ प्लेन, ध्यान दीजिए, अ कर्व इन अ प्लेन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का क्या मतलब हुआ, देखो इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये जो गंदा हो गया था, देखते हैं इसको, और इंडिकेटर के यूज करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अ कर्व इन अ प्लेन, पहली बात तो ये चीज ध्यान रखिए, अ कर्व इन अ प्लेन, यहां तक का मतलब कर्व जो है वो केवल प्लेन में ही बनना चाहिए। प्लेन का मतलब जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो। रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी जो एक्स एक्सिस के जो वैल्यू होंगी वो सब रियल नंबर वाली होंगी। यानी यूं समझ सकते हैं कि जो एक्स और वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये असल में रियल नंबर इस पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। यूं हम कह सकते हैं
कि एक्स एक्सिस जो है रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। इसी तरह से वाई भी एक्सिस जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं, रियल नंबर के जितने भी नंबर होते हैं, उन सब को हम चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, चाहे कोई भी टाइप का नंबर हो, रियल नंबर की अभी हम बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की यहां पर बात नहीं हो रही, ध्यान रखिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो रियल नंबर के हों और वाई एक्सिस के जितने पॉइंट हैं वो भी रियल नंबर के हों, ऐसी कंडीशन में अगर कोई ग्राफ बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है और हम वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन लें, वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल लें, इसके पैरेलल लेंगे, इसके पैरेलल लेंगे, अगर वो पैरेलल लाइन लेने पर जो कर्व पहले से आपके बना हुआ है, अगर वो उसको एक जगह पर ही काटता है, एक से अधिक जगह पर नहीं काटता, एक ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट, अगर a line drawn parallel to the y-axis, if this line cuts a given curve at only one point, then that curve is called function. Then that curve is called function. But if a line parallel to y-axis, if it cuts curve more than one point means at least 2 points or more than 2 पॉइंट्स, तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो थोड़ा सा डायग्राम बना लिया जाए, छोटा सा, ठीक है सर। धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बहुत ही सरल चैप्टर है लेकिन समझने की बात है। अब जैसे हमने यहां एक कर्व ले लिया, सर्कल ले लिया, मान लो हमने एक सर्कल बना लिया, हैंडमेड है, तो हम केवल थ्योरी सीखेंगे, ये नहीं है कि भाई अपन जो है इसमें बना ले, क्योंकि सही बनता भी है तो भी कभी ना कभी ये हिल जाता है इसमें। तो ये सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, इसका एरिया कितना है, ये नो मैटर। अभी हमें केवल ये देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। फिर एक इधर भी हम बना लेते हैं, ये भी एक फंक्शन है, मान लीजिए, है ना, यहाँ पर एक्स डैश एक्स एक्स है। यहाँ भी हम देखते हैं, ये एक लाइन बना लेते हैं हम, ऐसे एक लाइन ले लेते हैं, ऐसे, ये ओरिजिन से गुजर रही लाइन, ये लाइन हमने ले लिया, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स ले लिया और ये y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर हमने एक और ले लिया, इसके नीचे ही बना देते हैं, ठीक है, इसके नीचे ही बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मान लीजिए ये हमने लिया, ठीक है, ये एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई, और हमने एक कर्व जो लिया है वो नीचे ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे कर्व ले लिया, ठीक है, ये वाला कर्व ले लिया। तो ये है y इक्वल टू माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ये देखने में अभी लग रहा कि यार ये क्या है, अभी बताते हैं आपको। फिर ये y इक्वल टू एक्स है। फिर हमने एक कर्व यहां लिया, ऐसे लिया हमने कर्व, ये एक कर्व ले लिया, ठीक है, ये कर्व हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, ये कर्व ऐसे, ये कर्व है y इक्वल टू एक्स की क्यूब, ये कर्व है। अब हमें क्या फंक्शन है इससे मतलब नहीं है। अब आप इसका डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम देखो। अगर हम y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते हैं, ध्यान दीजिए, y एक्सिस के पैरेलल कोई, देखिए ये y एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, इसके पैरेलल हम कोई लाइन खींचते हैं, देखिए, हैं, ये देखिए, इसका पैरेलल हम कोई भी लाइन खींचे, यहां से ऐसे खींच दें, ये ठीक है, या इधर हम खींच दें ऐसे, या इधर खींच दें हम, देखिए y एक्सिस के पैरेलल है, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में, और इधर भी हमने खींच दिया ऐसे।
अब आप देखिए इसको भी हमने खींचा, ये इधर भी हम खींच सकते हैं, एक ही हमने बनाया, इधर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इधर भी देखिए एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इधर से भी हम खींच सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, इधर से भी हम खींच सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इधर से भी खींच सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए आप 25 लाइन, एक लाइन, 10 लाइन, 50, जितना भी चाहो खींच सकते हो, लेकिन एक लाइन किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे अगर काटेगी तो फंक्शन होगा। देखिए ये जो फंक्शन, ये देखिए यहां पर ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसका पहला नंबर हम डाल देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम है यहां पर, ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम है, ये फर्स्ट है, और ये सेकंड डायग्राम मान लिया हमने, ठीक है, ये थर्ड हमने मान लिया, और ये फोर्थ मान लिया, और ये फिफ्थ मान लिया, ठीक है। देखिए फर्स्ट डायग्राम में देखो ये कर्व यानी ऊपर वाला जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा कर्व जो ऊपर बना हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर सेमी सर्कल है, इसका डायग्राम जो है y बराबर √a² माइनस x², जो कि पॉजिटिव है इधर। तो पॉजिटिव यानी y अगर पॉजिटिव होता, देखिए ये y है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव किधर होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन जो है वो y प्लस का होता है। देखिए ध्यान से y, ये वाला जो पोर्शन है ये y हमेशा पॉजिटिव होगा इधर, और इधर वाला y लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा। तो देखो ये प्लस का है, ये y की वैल्यू यही तो है प्लस की, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव ग्राफ, अगर हम लाइन देखो y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो इस कर्व को लाइन केवल एक पॉइंट पे काट रही है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, फंक्शन। ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? डोंट ग्रेस्प द राइटिंग, डोंट केयर द राइटिंग, बिकॉज राइटिंग इज सो not so good, but I am trying my best to explain each and every point related to the function. It's important, not important the writing, okay? The first and the second one, y is negative. In the second diagram you can see the diagram which is drawn below the x-axis, and below the x-axis y is always negative. तो यह देखिए निगेटिव है, ये भी एक सर्कल है लेकिन सेमी सर्कल है। लेकिन इसको भी देखो आप, ये जो पैरेलल लाइन है y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो इस कर्व को भी एक ही जगह काटेगी। आप चाहे जितने भी लाइन खींच लें, आप ऐसे कितनी भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे कितने भी खींच लो, लेकिन एक ही जगह पर काटेगा, इसलिए ये भी क्या है, फंक्शन है। दैट्स ऑल। आप इसकी जो डेफिनेशन लिखी वो लिख लेना, बाकी आप देखते देखते प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ लिखा ना, अ कर्व इन अ प्लेन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन इफ ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट इट मोर देन वंस, यानी एक से ज्यादा बार नहीं काटनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा कट जाएगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब आप देखिए ये वाला फिफ्थ, देखिए फिफ्थ वाला फंक्शन देखिए, ये भी y बराबर एक्स एक्सिस को y के पैरेलल जो लाइन है वो भी एक ही जगह काटेगी। कहीं भी आप बनाओगे y एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी फंक्शन हो गया। अब आप समझ गए होंगे। देखिए ये भी, ये क्यूबिकल पैराबोला इसको बोलते हैं, इसको क्यूबिकल पैराबोला बोलते हैं। y इक्वल टू एक्स की क्यूब, दिस इज कॉल्ड क्यूबिकल पैराबोला। और जो पैराबोला हम पढ़ते हैं y इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन वो केवल पैराबोला बोलते हैं, इनको क्यूबिकल पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये वाले डायग्राम पे आ जाइए। ये वाला डायग्राम, अब यही एक एग्जांपल है जो कि फंक्शन है कि नहीं वो निर्धारित कर। अब देखिए, अब y एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, या ऐसे भी और भी बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं और बहुत सारे। लेकिन देखो ये जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल लाइन, वो इस कर्व को यानी इस सर्कल को, इस सर्कल की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसी के दो टुकड़े हमने इधर बनाए हैं, तो ये पूरा सर्कल बना है। अब देखिए ये पूरा सर्कल देखा जाए तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो इस डायग्राम को दो जगह काटती है।
इस ग्राफ को दो जगह काटती है, एक से अधिक बार हो गया, एक बार कटता है तो क्या होता, फंक्शन होता, लेकिन एक से अधिक बार कट रहा है इसलिए क्या हो गया ये, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट मे बी अ रिलेशन। तो जस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शन। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें और देखें क्या है ये, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये वाली चीज, यानी लोअर वाला जो लोअर पोर्शन या सेमी सर्कल ये वाला और अपर वाला सेमी सर्कल, ये दोनों मिलाएं तो ये फार्मूला बनता है। तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये अलग अलग अगर हम यूज करते तो फंक्शन हो जाता है। इज इट क्लियर? गॉट इट ऑल ऑफ यू? I have tried my best to explain this point, but if you have any problem, then you have to comment me and I would like to explain again. Okay? Let's proceed. Kinds of function. अब आपको शायद ये क्लियर तो हो गया ना कि फंक्शन किसको कहते हैं, और फंक्शन अगर सेट के रूप में दिया है तो हमने आपको बताया, फिर फंक्शन कोई अगर डायग्राम के रूप में दिया है, ग्राफ के रूप में दिया है, उसको भी बताया। अब फंक्शन कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले हम वो सभी प्रकार सीखेंगे, उसके बाद कितने प्रकार का फंक्शन है, यानी 1 1, मैनी 1, ऑन टू, इन टू, ये हम लास्ट उसके बाद समझाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ये बहुत सारे फंक्शन, पहले इसको डिटेल समझ के तब चालू करेंगे ताकि आपको एग्जाम्पल के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, लेट्स प्रोसीड सर। काइंड्स ऑफ फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन का मतलब मैनी 1 ऑन 2 वाला नहीं है, हमें तो ये देखना है कि कांस्टेंट फंक्शन किसको कहते हैं और इसका डोमेन और रेंज दोनों देखना है, और इसका आपको क्या करना है, इसका डायग्राम भी याद रखना है। किसी भी फंक्शन का, जितने भी अभी हम पढ़ाएंगे, कांस्टेंट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन, इन सब का स्टैंडर्ड फॉर्म और उसका जो डायग्राम है और उसके डोमेन और रेंज अगर आपको याद हो गए तो 12th की तो बात ही छोड़िए, आप जेई मेन या एडवांस में आप एक बार में क्लियर हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब काइंड्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। देखिए कांस्टेंट फंक्शन, सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने एक लाइन ले ली, वर्टिकल लाइन ऐसे, और एक इधर से भी एक लाइन ले ली, ये एक्स एक्सिस ले लिया। फिर हमने इसको छोड़ा, अब हमने इसका एरिया, इसका डायग्राम भी थोड़ा बना देते हैं, इसका एरो भी बना लेते हैं। ठीक है, इसका एरो भी बना देते हैं, पूरा भी इसको सही तरीके से समझेंगे। ठीक है, और आप लोग थोड़ा ध्यान भी दिया करें कि थोड़ी सी मेहनत करके मैं पढ़ाता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दें कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि थोड़ा हमें भी एनर्जी मिलती रहे और आपको भी जो है थोड़ा नोटिफिकेशन पहले मिलेगा, और दूसरी चीज़ है आपका भी भला होगा। ठीक है, चलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का मतलब स्थिर, यानी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये चीज हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, काइंड्स ऑफ फंक्शन, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो एक काइंड लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये आपको मालूम होगा, 11th आपने पढ़ा इस फॉर्म में, और इसको हम लिखते हैं c लिखें या k लिखें कोई बात नहीं, c। ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू c। अब इस फंक्शन को अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, अब आप ये देखिए कि y बराबर c सीधे लिखा है, y इज इक्वल टू c, यानी x की वैल्यू हम कुछ भी लें, चाहे फ्रैक्शन में लें, चाहे नेचुरल नंबर लें, चाहे होल नंबर लें, इंटीजर लें,
कुछ भी लें, लेकिन y की वैल्यू हमेशा c रहेगी। ठीक है, तो हम देखिए अब एक लाइन खींचते हैं पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन खींचे। देखिए ये है पैरेलल टू x एक्सिस, एक लाइन हमने खींचा। ठीक है, इधर भी एक लाइन खींच दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए, देखिए यहां से यहां तक की दूरी, हो सॉरी, जो है यहां से यहां तक की दूरी ये प्लस सी है, y इक्वल टू सी है, और यहां से यहां तक की दूरी y इक्वल टू माइनस सी हो सकती है, यानी c इज ग्रेटर देन 0, c इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन फिर ये x एक्सिस ही हो जाएगा। देखो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें कि ये जो लाइन है, अब हम x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लें, -1 -2 ले लें। अब आप देखो जैसे ग्राफ बना के हम दिखा, थोड़ा सा नंबर लेके हम दिखाते हैं एक बार। देखिए जैसे हमने इधर नंबर ले लिया, ठीक है, इधर हमने क्या लिख लिया x और इधर लिख लिया y। अब देखिए x की वैल्यू हमने 1 लिया तो y की वैल्यू c रहेगी, 2 लिया तो y की वैल्यू c रहेगी, 0 लिया तो y की वैल्यू c रहेगी, -1 लिया तो y की वैल्यू c रहेगी, -2 लिया तो y की वैल्यू c रहेगी, है ना, c। देखिए कांस्टेंट हो गया है ना। अब आप देखो ये 1 है, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, या इधर मान लीजिए 0 है, ये इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। लेकिन आप देखते हो कि ऊंचाई जो है इसकी सबकी बराबर आ रही है, यानी अगर हम यूं चलें इस पे यूं, तो ये तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये है c, यानी ये पॉइंट जो यूं लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 1c। ये वाला पॉइंट हम जब कभी लिखेंगे ये वाला तो क्या लिखेंगे 2c, और इधर का जब हम लिखेंगे ये वाला पॉइंट तो क्या लिखेंगे -1c। ये वाला पॉइंट हम कभी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -3c। अब आप देखिए x की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है, कोई वैल्यू आप रखोगे, लेकिन y की वैल्यू ऊपर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो हमेशा एक पैरेलल लाइन बनाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, y की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब एक चीज और भी है, अगर मान लीजिए c पॉजिटिव है, इफ c इज ग्रेटर देन 0, तो y इक्वल टू c क्या हो जाएगा, अबव पैरेलल टू x एक्सिस एंड अबव x एक्सिस, ये हो गया। अब अगर c इक्वल टू 0 हो गया, यहां लिख देते हैं, यहां पर c इक्वल टू 0 हो गया। अब c इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो गया। y इक्वल टू 0 किधर होता है, x एक्सिस पर ही होता है, तो y इक्वल टू 0 हो गया। y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, x एक्सिस भी एक लाइन है, ये भी हो जाएगा। इफ c इज लेस देन 0, ये लेस नहीं है, c इज लेस देन 0, ये है मान लीजिए, यानी इस तरफ है ना, तो भी नीचे आएगी वैल्यू। ये पर हमने इधर ले लिया है गलती से, ये चीज नहीं होगा, इधर होगा ये, है ना, -2 -3 ऐसे करके, -3 और -c ऐसे होगा, ऐसे नीचे आएगा ये, तो ये लेस देन c, तो बिलो x एक्सिस, बिलो x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस। अब हम आपको ये बताते हैं कि किसी चीज का, किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे ज्ञात करते हैं। पहले तो इसी का हम देख लेते हैं
कि एक्स एक्सिस की जितनी भी वैल्यू आप लेते हैं वो सभी वैल्यू डोमेन कहलाती है। तो आप देखते हो कि एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हों, रियल नंबर के जितने पॉइंट्स हैं सब हम ले लें तो भी y की वैल्यू c आएगी। यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू जो होती है उसको हम डोमेन बोलते हैं और y एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होती है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो इनफाइनाइट तक गया है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। x टेंस टू किधर, माइनस इन्फिनिटी भी, इसको देखिए x जो है, देखो इस तरफ जो है माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और इस तरफ प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, अब आप बताइए, आपको खुद ही समझ में आएगा। रियल नंबर हम लिख सकते हैं ऐसे, और या फिर हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये इसका डोमेन हो गया। रेंज, अगर आप देखिए रेंज इसकी जो है, वैसे तो इसका इसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाता कि पॉजिटिव या निगेटिव। अगर हम सी की बात करें तो रेंज तो सी ही होगा, यानी एक ही नंबर होगा, कांस्टेंट होगा, एक ही वैल्यू होगी, ये होगा। अगर मान लीजिए प्लस माइनस है तो अलग बात है, इसको नीचे लेंगे ऊपर लेंगे तो सी 0 और माइनस सी होगा। ये भी हो सकता है रेंज, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो रेंज इसकी हो सकती है क्या, माइनस सी 0 प्लस सी, ये भी हो सकता है। अब ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ये थोड़ा सा हमने देख लिया, डोमेन और रेंज हमने देख लिया। सवाल में, फंक्शन में जो सवाल में जो दिया, आपकी बुक में जो दिया वो केवल सी दिया है पॉजिटिव के लिए, लेकिन हम निगेटिव भी ले सकते हैं। और इस तरह से डोमेन और रेंज समझते हैं, इसको याद भी रखते हैं। इसका डायग्राम यही है, आपको याद रखना है। जनरली डायग्राम जो होता है एक्स एक्सिस का ऐसे, छोड़ो खैर, अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं, और इस प्रॉपर्टीज में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें अब आपको बहुत सारी चीज आपको सीखने को भी मिलेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। ठीक है, इसको थोड़ा हम इधर कर लेते हैं। ये ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, अभी तो मॉड्यूलस फंक्शन देखेंगे, तो मॉड्यूलस फंक्शन की जगह इसमें नहीं है तो मैं आगे देखता हूं, इसी में देख लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस या मॉड्यूलाई, ये वर्ड जो है आप देखिए, मॉड्यूलस का जो साइन होता है वो ये होता है, मॉड्यूलस का साइन। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइक बाबा जी, इसको हम बाबा फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि ये हमेशा हर जो वैल्यू होती है इसके अंदर जो भी आप इसमें डालते हैं, इसके अंदर यहाँ जब भी वो बाहर निकलेगी तो हमेशा उसको पॉजिटिव कर देगा। तो अगर पॉजिटिव अंदर है तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, और अगर निगेटिव है तो बाहर आके वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा है मॉड्यूलस फंक्शन, लेकिन उसको आपने क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान। लेकिन वही एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है मॉड्यूलस है इसमें, लेकिन यहां पर हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे और इसका मतलब भी समझाएंगे। देखिए ये हो गया, इसके बाहर जब भी रिजल्ट आएगा यहां प्लस का भी वैल्यू हो सकती है और माइनस की भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर की वैल्यू यहां पर हो सकती है, लेकिन जब भी आएगी बाहर तो वो पॉजिटिव होगी हमेशा। ये चीज बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हम डायग्राम थोड़ा बनाते हैं, इसको देखते हैं क्या मतलब है इसका। ठीक है, ये डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है, और फिर इसमें हम देखते हैं, ये जो लाइन है ऐसे खींच लिया हमने,
और एक लाइन हमने ऐसे खींच लिया, ठीक है। फिर से देखते हैं इसको, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, ठीक है। फिर से देखते हैं, और फिर इसका कलर रेड कर देते हैं। और इसका यहीं से इधर भी ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि इसमें ये एक्स, दूसरा कलर ये ले लिया, एक्स डैश एक्स, और इसको एरो भी लगा दें हम, ठीक है। एरो भी लगा दें, इधर भी एरो लगा देंगे, इधर भी एरो लगाएंगे, इधर भी एरो लगाएंगे। और हाँ, ये ओरिजिन है, आपको मालूम है। और ये जो फंक्शन जो है, ये मॉड्यूलस फंक्शन का डायग्राम है, और इसमें भी ये जो एरो लग रहा है इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है, ऐसे ध्यान दीजिए। और इधर भी जा रही है इनफाइनाइट तक। ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा समझ में आ जाए। अब आप देखिए, ये मॉड्यूलस फंक्शन है, यहाँ पर 0 यानी ओरिजिन के राइट साइड में, यानी हमेशा x इज ग्रेटर देन 0 होता है। यहां x इक्वल टू 0 है सेंटर पे यहां पर, और यहां इस जगह पर x इज लेस देन 0 यानी निगेटिव है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0, चाहे निगेटिव हो, लेकिन y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये ऊंचाई इसकी जो है, ये ऊंचाई हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, गंदा ना हो इसलिए। देखिए आप इसको, इसकी जो ऊंचाई है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान दीजिए। इसकी ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव होगी, y इक्वल टू हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगी। अब इसमें क्या खास बात है कि पहले तो हम ये देखते हैं ये ग्राफ कहां तक जाता है। देखिए ये जो डायग्राम है, ग्राफ है, ये y एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ इसका कहीं नहीं है, यानी हमेशा ये पॉजिटिव इसीलिए तो रहता है क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है ये। यानी अब इसको हम कैसे लिखते हैं, y, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि y जो है यहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होकर के, y बराबर 0 से शुरू होकर के y कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऐसे ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है, यूं। सब बात समझ आ रही है? तो इसलिए मॉड्यूलस फंक्शन होगा। अब आप अभी ये देखना है कि एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कहां तक होगा, एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कहां तक दिखेगा हमें, मतलब क्या ये लगता है कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को ये कवर करेगा कि नहीं। अब आप देखिए ये जो लाइन है, ये अगर ग्राफ को हम आगे बढ़ाते जाएं तो इनफाइनाइट तक जाएगा ये, और हर लाइन को अगर हम नीचे खींचे ऐसे तो ये एक्स एक्सिस को काटेगा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट तक जो कर्व जा रहा है, जो लाइन जा रही है, अगर हम वहां से हर पॉइंट पे इसको परपेंडिकुलर खींचे तो एक्स एक्सिस पर हर पॉइंट पे लाइन खींचेगी। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर राइट साइड में पूरा इनफाइनाइट तक एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, यानी इस तरफ एक्स टेंस टू किधर, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इधर जाएगा, और इधर एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा। और देखो y y कहां से शुरू हो रहा है, देखिए y तो शुरू हो रहा है 0 से, और y इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी y शुरू होता है 0 से और जाता है इनफाइनाइट तक। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसका डोमेन क्या कह सकते हैं, इसका डोमेन हम किसको कहेंगे, देखिए डोमेन ऑफ f,
मॉड्यूलस फंक्शन का क्या होगा, रियल नंबर लिख दें या फिर हम छोटा वाला ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिख दें, ये इसका डोमेन हो गया। लेकिन रेंज जो है ये जीरो भी इंक्लूड करेंगे तो रेंज ऑफ फंक्शन एफ ये क्या होगा, ये जीरो से ये वाला ब्रैकेट लगेगा, जीरो से, क्योंकि जीरो इंक्लूड है इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, और इन्फिनिटी इंक्लूड कभी होता ही नहीं है और ये पॉजिटिव रहेगा तो इसलिए ये है। ठीक है, ये आपका डोमेन और रेंज इसका है। इसके विषय में आपको डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और देखते हैं। ये आप लोग लिख लें, फिर इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में और समझाऊंगा और इसको जो है साफ भी कर देंगे। देखते हैं, चलो एक पेज और ले लेते हैं। ठीक है, ये पेज ले लिए। अब इसके बाद सबसे पहले अभी फंक्शन ही देखते हैं हम, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि आपको हर चीज समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप देखिए, छोटी क्लास में टीचर जो पढ़ाते थे वो इसके अंदर जो भी वैल्यू होती थी, प्लस की हो या माइनस की हो, हमेशा सीधे लिख देते थे ये पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर -3 लिखा है तो आपने इसको +3 हो गया, यहाँ पर +3 लिखा है तो यहाँ भी +3 हो गया। लेकिन उन्होंने ये चीज जो है डायरेक्ट बताई हुई है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसको हम फिर से डायग्राम बनाएंगे और इसको समझाएंगे एक बार। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको एक बार फिर से बनाएंगे। वो तो हमने समझाने के लिए डोमेन और रेंज दिखाया था, अब आप इसको देखेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, अब यहां पर देखिए ऐसे हमने बना लिया, इफ x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 तो y इक्वल टू क्या आएगा, x आ जाएगा। मॉड x तो पॉजिटिव आएगा, तो सीधे x की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होता है कि मॉड के अंदर कोई भी प्लस की वैल्यू हम रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो x चूंकि पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। ये क्लियर है। इफ x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 तो y इक्वल टू x, इसको हम फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं। लेकिन इफ x इज लेस देन 0 तो -x लिखेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि जो मॉड्यूलस की वैल्यू होती है, ये y इक्वल टू हम देखते हैं, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, ये है। ठीक है, अब आप देखिए, x इज ग्रेटर देन 0 किधर होगा, देखिए इधर x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 या इक्वल देन 0, यानी ये भी पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे, तो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। तो इसके लिए y की वैल्यू देखो क्या आ गई, y इक्वल टू x। तो देखिए आप ध्यान से, y इक्वल टू x का मतलब ये लाइन, ये है y इक्वल टू x। और इसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें हमने एरो लगा दिया ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, ये y इक्वल टू x है, y इक्वल टू ये x है। अब y इक्वल टू x का मतलब 1 इंटू एक्स है। 1 इंटू एक्स का मतलब होता है tan 45 डिग्री इंटू एक्स, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, y इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें कि क्या होता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वही इसका स्लोप होता है। तो देखो tan 45, y इक्वल टू x का मतलब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो ये लाइन जो है ये इस एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाती है, 45 डिग्री एंगल बनाएगी। अब हम देखते हैं x इज लेस देन 0, तो आप लेस देन 0 के लिए देखिए, लेस देन 0 के लिए देखिए आप,
ये है, ये ग्राफ जो है। अब इसके लिए y इक्वल टू y इक्वल टू माइनस एक्स है। अब देखो y इक्वल टू माइनस एक्स, अब थोड़ा ध्यान देना है कि इसके विषय में थोड़ा इधर समझ लें फिर से। y इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, tan 135 डिग्री इंटू एक्स। तो ये जो लाइन है यहां से यहां तक 135 डिग्री बनाएगी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब एक चीज यहां क्लियर करते हैं हम। देखिए x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन 0, x की जगह अगर हम x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ये क्या है, ग्रेटर देन 0, तो हम मॉड के अंदर इसको लिखें तो 3 प्लस का आया। ये तो जनरल है, दिख रहा है आपको। 0 लेंगे तो 0 भी आएगा, तो ये कंडीशन तो होगा ही, x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये तो क्लियर। अगर x इज लेस देन 0 है, तो अगर x इज लेस देन 0 है तो देखिए मॉड इफ x इज लेस देन 0, तो मॉड के अंदर जो x है वो क्या है, वो 0 से छोटा नंबर है। अब अगर 0 से छोटा नंबर अगर हम x ऐसे ही लिख देते हैं तो ये तो निगेटिव है, देखने में हमें लगता है ये पॉजिटिव है, लेकिन x की वैल्यू यहां पर हमने क्या लिखा है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि निगेटिव है। तो अगर हमने x का x ही इधर रख दिया तो ये निगेटिव वैल्यू ही तो है, ये तो पॉजिटिव कहां हुई। अगर हम इसको क्या करें, इसको पॉजिटिव बनाना है तो एक निगेटिव तो पहले से ही है, इसमें हम माइनस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब -3 है, इसको हमने -3 लिख दिया जैसे, और ये लेस देन 0 है। देखो ये -3 इज लेस देन 0 है, इसमें हमने देखो लिखा इफ x इज लेस देन 0, तो मॉड x की वैल्यू सीधे हम -3 लिख देते हैं, तो ये आ गया। लेकिन क्या है, ये लेस देन 0 है, तो क्या करेंगे हम, इसमें तो माइनस लगाना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यानी जो चीज निगेटिव पहले से ही है तो वो बाहर आके पॉजिटिव होनी चाहिए, तो माइनस लगा दिया, तो ये असल में ये वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू ही है, ये पॉजिटिव वैल्यू ही है। लेकिन हमें देखने में लगता है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बाकी सवाल में तो हम लोग जरूरत पड़ेगी तो आपको बताएंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए 3 इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव 3, -3 इज लेस देन 0 तो -3 अगर हम लिख देते हैं तो इसमें क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे तभी प्लस होगा, तो वही मतलब हुआ इसका, ठीक है। ओके, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके बाद में चालू करेंगे। और आई वुड लाइक टू thank you all of you, because just you had to make a patience and listen carefully each and every point why I explained on the screen, and it is my simple humble request है to all of you have to request have to subscribe, share and like, and you have to comment whatever I have committed wrong, or I have committed some silly mistakes, or any types of the mistakes, or way of talking, way of explaining, way of writing. Writing maybe, just I am seeing that this is not good writing, but I am trying my best, but I am continuing improving my writing, definitely. Accept it, you may comment, and I would be very happy if you comment me. Thank you very much. God bless you, all of you, and take care yourself. Thank you.